हुण मैं बेनती करांगा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील भानु प्रताप जी वो 3 मिनट लिए तुहाडे रूबरू होणगे। भानु प्रताप जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन 3 मिनट में क्या कहूंगा मैं, आप पहले अपना कार्यक्रम करिए, मैं बैठा हूं जब तक संगत बैठी रहेगी। मैं उसके बाद अपनी बात कम से कम 10 मिनट लूंगा हाथ जोड़ के, नहीं तो मेरे आने का कोई मतलब नहीं है। या तो मैं अभी लेता हूं 10 मिनट। ठीक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, मेरा सभी संगत को सत श्री अकाल और सबसे निवेदन है कि आप बैठ जाएं। साथियों, आज मैं आपके बीच में 2-3 बात जरूर रखूंगा। एक बात, 1947 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी आंदोलन को सुप्रीम कोर्ट की बार ने समर्थन किया हो। यह पहली बार देश की सुप्रीम कोर्ट की बार ने, हमारे जो अध्यक्ष हैं बार के, सुप्रीम कोर्ट बार के दुष्यंत दबे साहब, उन्होंने आपको सपोर्ट किया है और पूरी तरह से हम एडवोकेट आपके साथ में हैं। दूसरा, जो हमारी दिल्ली की बार काउंसिल है, 60,000 के लगभग एडवोकेट उसमें रजिस्टर्ड हैं। दिल्ली बार काउंसिल ने एक मत से पूरी तरह से आपका समर्थन किया है, आपके साथ में है, यह भी पहली बार हुआ है। तीसरा, हमारे एडवोकेट्स की जो हमारी बार है, अलग अलग बार की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है। उस पूरी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने सारी बारों की तरफ से, करीब 10-12 बार हैं, उन सब की तरफ से बाकायदा लेटर लिख के आपके इस आंदोलन को, आज के इस बंद को पूरी तरह से समर्थन दिया। और मैं यहां इसीलिए आपके बीच में हूं, पूरे वकील न केवल दिल्ली के, बल्कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि धीरे धीरे पूरे देश के वकील इस आंदोलन में कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर आपके साथ में खड़े होंगे। जो आदेश आप करेंगे, जो बात आप कहेंगे, वही होगी, वही मानी जाएगी। उसके लिए हम सब आपके साथ में हैं। सोनिहाल, सत श्री अकाल। दूसरी बात साथियों, एक बात, कुछ लोगों को लगता है कि मोदी बहुत ताकतवर है और वो जो ठान लेता है वही करता है, झुकता नहीं है। लेकिन मैं आपको उसके झुकने के 2 उदाहरण बताऊंगा। नंबर 1, इसी साल जनवरी में शुरू तो हुआ था करीब 15 दिसंबर से, और उसके बाद में जनवरी, फरवरी और ये मार्च में जब कोरोना शुरू हुआ, उस कोरोना से पहले तक इस देश में एक बड़ा जबरदस्त आंदोलन चला था, 3 महीने से ज्यादा, CAA और NPR और NRC का आंदोलन। मैं नहीं जानता आप कितने जानते हैं उस आंदोलन को, पर मैं उस आंदोलन में पूरे देश में, बिहार में भी गया, पश्चिम बंगाल में गया, छत्तीसगढ़ में गया, कर्नाटक में गया, मध्य प्रदेश में गया, हर जगह उस आंदोलन में शामिल रहा। और उस आंदोलन का नतीजा यह रहा कि CAA कानून बना तो लिया, लेकिन आज तक मोदी सरकार की हिम्मत नहीं है कि उसे लागू कर दे। लागू नहीं किया। अगर तुमने कानून बना लिया, तुमने राष्ट्रपति के साइन भी उस पर करवा लिए, नोटिफिकेशन भी आपने कर दिया, तो 56 इंच का सीना है तो लागू करके दिखाना, पता लग जाएगी औकात कितनी है। इसलिए तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इनमें बिल्कुल दम नहीं है। और उसके बाद ये आंदोलन पहली बार इतना मजबूती के साथ में खड़ा हुआ है कि अंदर से पूरी सरकार हिल रही है। ये पूरी सरकार हिली हुई है। और निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहता हूं, 2 में से एक काम होगा, या तो ये तीनों कानून वापस होंगे और MSP का कानून बनेगा, नहीं तो मोदी जी अपना बिस्तरा बांध ले। मोदी सरकार का सफाया होगा इस बार। ये आंदोलन अब केवल पंजाब और हरियाणा का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन पूरे
पूरे देश का आंदोलन है, क्योंकि इस व्यक्ति ने आके, इस चौकीदार ने आके इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया, इस देश के 35 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। और अब इस बार जब उठे हैं तो अब इसका पत्ता साफ करेंगे, नहीं तो इसके घुटने तोड़ कर ही उठेंगे यहां से, इससे पहले रुकेंगे नहीं। ये लड़ाई है, ये आर पार की लड़ाई है। हमारे बीच में बहुत से लोग घुसाए गए हैं, बहुत से दलाल सरकार के घूम रहे हैं, जो ये बात कहते हैं कि हमें एमएसपी की बात, केवल एमएसपी की बात नहीं करनी है, एमएसपी का तो कानून चाहिए। एमएसपी बढ़ा के आप दो, उसका कोई मतलब नहीं है। एमएसपी जो है, तुम जिसकी घोषणा कर रखी है, क्या वो एमएसपी आप दे रहे हो? नहीं दे रहे ना। जो एमएसपी 23 फसलों की सरकार ने घोषित की है, आज भी किसान की 30 से लेके 50% नीचे बिक रही है। तो तुम एमएसपी जो तुम्हारा, जो जिसकी बात कह रहे हो, वो मिल ही नहीं रही, तो एमएसपी का मतलब क्या है? दूसरा, एक और सरकार अभी पीछे जब मीटिंग हुई है तो कह रही है कि जो एसडीएम को जो कॉन्ट्रैक्ट ये वो है कृषि, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो अगर आपकी कीमत या किसी विषय में कोई कहासुनी होती है या मतभेद होता है, उसके लिए आप एसडीएम को छोड़ के, पहले तो एसडीएम की बात है कानून में, अब वो कह रहे हैं कि इसको आप अदालत तक ले जाएंगे, अदालत तक आप ले जा सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं, ये संशोधन कर लेंगे। किस अदालत की बात कर रहे हो यार? जिस अदालत में चीफ जस्टिस जब वहां बैठा होता है तो मोदी के इशारे पर काम करता है और रिटायर होने के बाद में राज्यसभा का मेंबर बनता है, उस अदालत की बात कर रहे हो? ये उन अदालतों की बात कर रहे हो जिन अदालतों में 3 करोड़ से ज्यादा मुकदमे आज भी पड़े हैं, उन मुकदमों का कोई फैसला नहीं है। उन अदालतों पर भरोसा करेंगे हम, उन अदालतों पर भरोसा करेंगे कि जो सरकार के इशारे पे सारे काम करते हैं, उन अदालतों पर। कोई अदालत नहीं चाहिए हमें, कोई एसडीएम नहीं चाहिए हमें चाहिए सीधे सीधे, और बात करने की भी कोई जरूरत नहीं है। हम संशोधन नहीं मांग रहे, हम मांग रहे हैं कानून वापस लो, एमएसपी को कानूनी दर्जा दो, उसके बाद तुम्हारी हमारी लड़ाई खत्म। सिर्फ इतना मांग रहे हैं, लेकिन इससे कम पे सरकार जो सारी चीजें कर रही है, आपकी मेरी समझ में आ रही है। इन दलालों से भी हमको सावधान रहना है। दूसरी, साथियों, ये आज की बात नहीं है, ये मोदी सरकार ने कोई आज ये काम नहीं किया। किसान तो आज पहली बार सड़क पर आए हैं, लेकिन किसानों को, इस देश के हर व्यक्ति को, इस देश के हर समाज को बर्बाद करने का, उसे पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने का काम इस सरकार ने 2014 के बाद ही शुरू कर दिया था। और उसका सबसे पहला और सबसे घिनौना काम था नोटबंदी कानून। आप जानते हैं ये किस लिए लाया गया? ये इसलिए लाया गया कि अगर व्यक्ति मजबूत 2-3 तरीके से होता है। नंबर 1, उसके पास में एजुकेशन हो। इन्होंने एजुकेशन का बेड़ा गर्क कर दिया। व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, लड़ सकेगा, चीजों को समझ सकेगा, क्योंकि ज्ञान ही, नॉलेज ही सबसे बड़ी ताकत है, इसके मुकाबले में कोई ताकत नहीं है। तो शिक्षा का बेड़ा गर्क किया इन्होंने। दूसरा, इन्होंने लोगों के पास में पैसा हो, वो पैसा इन्होंने निकलवा लिया। हमारी माताएं बहनें जो परिवार के लिए, बस मैं 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं, आपकी बात समझ गया मैं, जो माताएं बहनें हैं उन तक का पैसा इन्होंने निकलवा लिया। तो व्यक्ति को शिक्षा से कमजोर कर दो, व्यक्ति को पैसे से कमजोर कर दो। और आज की हालत यह है, सरकार अपने हिसाब से कहती है, अपने आप कह रही है, मैं नहीं कह रहा, मोदी सरकार कह रही है, 80 करोड़ लोगों को इस देश में 5 किलो अनाज, 1 किलो चना दे रही है। मतलब यह है कि 80 करोड़ लोगों को भिखारी इसी सरकार ने बना दिया। और अब ये सरकार किसानों को भी भिखारी बनाने पर तुली हुई है। इसीलिए जो नोटबंदी लाई गई, पैसे से लोगों की कमर तोड़ने के लिए लाई गई। और उसके बाद में जो ये कानून लाए गए हैं, ये कानून केवल किसान को नहीं, पूरे देश को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए ये कानून लाए गए हैं। तो ये जो चौकीदार समझता है ना कि हमें नहीं मालूम, हमें सब मालूम है, लेकिन तेरा पाला अब के सही जगह पड़ा है। अब के तुझे तेरी औकात पता लग जाएगी। अब तक तेरे सामने कोई ठिकाना नहीं था, हालांकि सीए वालों ने तेरी औकात तुझे याद दिला दी। पर इस बार चाहे कुछ हो जाए, इससे कम पे समझौता नहीं होना चाहिए।
क्योंकि मैं कह रहा हूं आपके साथ में केवल आपके किसानी नहीं है, मजदूर आपके साथ में है, छात्र आपके साथ में है, वकील पूरे आपके साथ में है, हर कोई आपके साथ में खड़ा है। और इसको जो अहंकार है ना कि जो मैं कर दूंगा वही हो जाएगा, वो अब नहीं चलेगा। और चाहे तो कितनी भी कोशिश कर ले, एक सवाल से कह के एक बात कह के खत्म करूंगा। आपने कभी यह सोचा है कि देश के प्रधानमंत्री को देश की सेना को अपने हाथ में लेने की क्या जरूरत है? सोचा है कभी आपने? इसलिए क्योंकि अब तक संविधान के अनुसार देश के राष्ट्रपति सेना के तीनों अंगों के प्रमुख होते थे, लेकिन इसने क्या काम किया? सेना के तीनों अंगों के ऊपर एक ऑफ सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया, और जो इस समय जनरल बिपिन रावत है, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को यानी सीडीएस को सीधे सीधे अपने प्रति उत्तरदायी बना लिया। इसका मतलब यह है कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो राष्ट्रपति के प्रति जो है जवाबदेह नहीं है, वो प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेह है। इसका मतलब साफ हो गया, सेना सीधे सीधे प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में ले ली। तो आप नहीं सोचेंगे, एक सवाल आपके मन में नहीं आना चाहिए कि प्रधानमंत्री को सेना सीधे अपने हाथ में लेने की क्या जरूरत है जब राष्ट्रपति के हाथ में है? तो इस तरह से एक तरह से संविधान खत्म कर दिया। बहुत सी बातें हैं, बहुत लंबी बातें हैं, कभी मौका आपने फिर दिया, निश्चित रूप से आपके बीच में एक एक करके सारी चीज इस 56 इंची चौकीदार की आपको बताऊंगा और गिनाऊंगा आपको, और आपके साथ हर समय कदम से कदम मिलाकर रहेंगे। हम सब लोग आपके साथ में रहेंगे। लड़ाई को लड़िए, पूरी ईमानदारी से लड़िए, और जीत कर ही यहां से उठेंगे। हालांकि मेरा एक मानना था, और मैं हमेशा, हम लोग लगातार उसके लिए आंदोलन कर भी रहे हैं। इस आंदोलन में अगर ईवीएम भी जुड़ जाता, ईवीएम भी इस आंदोलन में जुड़ जाता, तो इस आंदोलन का आधार इतना व्यापक हो जाता कि इसके घुटने टूटने जरूरी थे, और बहुत जल्दी टूटते। कोई बात नहीं, हम लोग ईवीएम का आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि आप माने ना माने, लेकिन चौकीदार जो बैठा है प्रधानमंत्री बनके, ईवीएम से हमारी वोटों को लूट कर ही ये यहाँ पे प्रधानमंत्री बना बैठा। अन्यथा पूरी बीजेपी और बीजेपी के जितने भी साथी हैं, इनकी औकात नहीं है कि 543 लोकसभा सीटों में से ये 100 सीट भी जीत कर आ जाएं। देश का 20% व्यक्ति इनके साथ में है, 80% इनके विरोध में है। इसलिए हमको संभल के चलना है, बहुत धैर्य से चलना है। जैसे हमारे किसान नेता हमें आदेश देते रहे, उनका सम्मान करते हुए चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया। संगत ने मुझे समय दिया, मंच पर बैठे सभी साथियों ने मुझे समय दिया। मेरी बात ध्यान से सुनी, आपके बीच में जब आऊंगा फिर भी अपनी बात रखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।